नमस्कार विद्यार्थियों। आज इस ऑनलाइन कक्षा में हम विश्व इतिहास के जिस टॉपिक का अध्ययन करने वाले हैं वह बीए तृतीय वर्ष का टॉपिक है, जिसका नाम है अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम, जिसको हम दो पार्ट्स में करेंगे, पार्ट प्रथम व पार्ट द्वितीय। इसमें अपन अध्ययन करेंगे कि वो क्या कारण थे जिनके चलते अमेरिका जैसा महाद्वीप एक छोटे से द्वीपीय राष्ट्र इंग्लैंड का उपनिवेश बना। अमेरिका में आने से पूर्व, इंग्लैंड के आने से पूर्व अमेरिका की क्या स्थिति थी। इंग्लैंड के स्थापित होने के बाद में किस प्रकार से अमेरिका में अलग अलग राज्य थे, वो कौन से कारण थे जिनके चलते यह स्वतंत्रता संग्राम या अमेरिकन वॉर और इंडिपेंडेंस अपरिहार्य हो गई, वह अंततः इसका क्या परिणाम निकला। इसमें हम ब्रिटेन या इंग्लैंड की असफलता के कारणों का भी विवेचन करेंगे। साथ ही हम यह भी देखेंगे कि यह घटना या अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम परिणामों की दृष्टि से विश्व इतिहास में क्या महत्वपूर्ण स्थान रखती है। क्यों कि जैसा कि आपको विदित है, इतिहास में कोई भी घटना अपने आप में अकस्मात नहीं होती। इसके लिए दीर्घकालीन घटनाक्रम या दीर्घकालीन छोटी छोटी घटनाओं का एक समुच्चय बनता है, वह अंततः वो एक बड़े ऐतिहासिक परिणाम या रिज़ल्ट में परिणत होता है। अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम भी इसी तरह की लंबे समय से चलने वाली प्रक्रियाओं का परिणाम था। तो चले मित्रों, हम इस ई लेक्चर में इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। नई दुनिया के रूप में अमेरिका की खोज 1492 में कोलंबस ने की। 17वीं शताब्दी के आरंभ में अंग्रेज अमेरिका पर जाकर बसने लगे। इनमें से कुछ धार्मिक कारणों से जाकर आबाद हुए थे, जबकि कुछ अन्य को, जो अपराधी होते थे, इंग्लैंड की सरकार वहाँ निर्वासित करती थी। इसके अलावा अन्य यूरोपीय देशों के लोग भी धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक कारणों से अमेरिका स्थित उपनिवेशों में बसने के लिए प्रेरित रहते थे। इन 13 उपनिवेशों में 90% जनसंख्या अंग्रेज़ों की ही थी। इनका शासन ब्रिटिश सम्राट द्वारा जारी आदेशों के अधीन होता था, किंतु उपनिवेशों की दिन प्रतिदिन की प्रशासनिक व्यवस्था में नियंत्रण रखना इंग्लैंड के लिए संभव नहीं था। इसलिए ये बस्तियां प्रशासन में स्वायत्तता जैसी स्थिति का उपभोग कर रही थी। इस प्रकार इंग्लैंड के एक बार वहाँ जाने के बाद 13 बस्तियां स्थापित हुई। ये बस्तियां कमोबेश उन्हीं सिद्धांतों पर चलती थी जिनमें इंग्लैंड का प्रशासन चला करता था। यद्यपि इन पर निर्णायक प्रभुत्व इंग्लैंड अर्थात ब्रिटेन का होता था, किंतु यहाँ दूर होने के कारण या इनकी भौगोलिक परिस्थितियों के चलते इन पर एकदम कठोर केंद्रीय नियंत्रण या ब्रिटिश नियंत्रण स्थापित करना लगभग असंभव था, जिसके चलते यह 13 उपनिवेश, जिसमें 90% जनता अंग्रेज़ों की ही थी। सामान्यतः ये वो लोग थे, इंग्लैंड से अमेरिका में आने वाले सामान्यतः ये वो लोग थे जिन्होंने अच्छे भविष्य की तलाश में, या फिर कहें कि ऐसे लोग भी थे जिन्हें सजा याफ्ता मुजरिम माना जाता था, उन्हें राजनीतिक कैदियों को निर्वासित करके इंग्लैंड भेजा जाता था। साथ ही इंग्लैंड के अलावा भी कई गोरे लोग, जिसमें स्पेनिश, फ्रेंच, पोर्चुगीज़ आदि भी सोने की लालच में, बड़े बड़े भूखंडों की लालच में, या कहे कि एकदम नवविजित राष्ट्र में अपना भाग्य ढूंढने के लिए आए हुए थे। इन बस्तियों के साथ इंग्लैंड के संबंध सिद्धांत वाणिज्यवादी विचारों पर आधारित थे, जिसके अनुसार उपनिवेश मात्र देश के लाभ के लिए होते हैं, और इसी भावना के अंतर्गत उपनिवेशों की समस्त आर्थिक गतिविधियों पर नियंत्रण रखा जाता था। जैसा कि आपको पता है, हमने अपने लास्ट एक लेक्चर में, यद्यपि वह आपके सिलेबस में नहीं है, पर पूरी
17वीं और 18वीं शताब्दी को अगर वैश्विक घटनाक्रम को समझना है तो वाणिज्यवाद या मर्केंटलिज्म के बिना नहीं समझा जा सकता है। यह वाणिज्यवाद जहाँ एक तरफ औद्योगिकरण का कारण बनता है, वहीं दूसरी तरफ यह उपनिवेशवाद को भी प्रेरित करता है। तो साथ ही साथ ये राष्ट्रीय राज्यों की उत्पत्ति, जिसमें स्पेन, फ्रांस, इंग्लैंड जैसे राज्यों का उदय हुआ, का भी कारण बनता है। अतः हमने अपने अन्य एक लेक्चर में इस वाणिज्यवाद के पूरे वाणिज्यवाद का अध्ययन किया था। तो देखते हैं कि इंग्लैंड पर जो ब्रिटेन का शासन था, वह भी इन्हीं वाणिज्यवादी नीतियों का परिणाम था। इन आर्थिक नियंत्रणों की शुरुआत इसी भावना के अंतर्गत अपनी समस्त आर्थिक नियंत्रणों की शुरुआत 1624 में हुई, जब इंग्लैंड की सरकार ने वर्जीनिया के तंबाकू निर्यात के लिए सभी विदेशी जहाज़ों के प्रयोग को वर्जित कर दिया गया। 1651 में नेविगेशन एक्ट द्वारा अमेरिकी बस्तियों के सभी आयात निर्यात इंग्लैंड या उपनिवेशों के जहाज़ों द्वारा होने अनिवार्य कर दिए गए। इससे इंग्लैंड के पोत निर्माण उद्योग को लाभ पहुंचा। 1673 में अमेरिकी बस्तियों के पारस्परिक व्यापार को विदेशी व्यापार मानकर सीमा शुल्क लगा दिया गया। 1750 में आयरन एक्ट बनाकर अमेरिकी बस्तियों के लोहा उत्पादन को बंद कर दिया गया। इन कानूनों का बस्तीवासियों ने कभी उग्र या हिंसक विरोध नहीं किया, क्योंकि भारी भरकम दिखने वाले कानूनों को सख्ती से लागू नहीं किया जाता था। तस्करी एवं विकसित प्रणाली के रूप में स्थापित हो चुकी थी। नेविगेशन कानूनों का उल्लंघन होता था। जब इंग्लैंड में ग्रीनविले सरकार बनी और जॉर्ज तृतीय ने राष्ट्रीय नीति के निर्देशन का प्रयास किया, तो इन कानूनों को कठोरता से लागू करने व तस्करी रोकने की कोशिश की गई। इसी का सीधा सा परिणाम था अमेरिकन क्रांति। सप्तवर्षीय युद्ध, जो कि इंग्लैंड व फ्रांस के बीच 1756 से 63 में चला, फ्रांस की पराजय हुई। इस पराजय के बाद कनाडा पर इंग्लैंड का अधिकार हो गया और फ्रांस के आक्रमण का भय समाप्त हो गया। इंग्लैंड ने सप्तवर्षीय युद्ध के बाद सोचा गया कि उपनिवेशों पर जितना व्यय किया जा रहा है, वह उन उपनिवेशों से होने वाली आय से कहीं अधिक है। जॉर्ज तृतीय ने प्रयास किया कि हर विभाग में कुशलता आए तथा उपनिवेश अपना आनुपातिक व्यय वहन करे। 1763 में प्रधानमंत्री ग्रीनविले ने प्रयास किया कि जहाजरानी कानूनों को कठोरता से लागू किया जाए व तस्करी को रोका जाए तथा उपनिवेशों पर कुछ नए प्रत्यक्ष कर लगाया जाए और इस समस्त राजस्व से उपनिवेशों का सुरक्षा व्यय पूरा किया जाए। इस संदर्भ में ग्रीनविले ने 4 कर मॉल्सेज एक्ट, स्टाम्प एक्ट, करेंसी एक्ट तथा क्वार्टरिंग एक्ट उपनिवेशों पर लगाए। मॉल्सेज एक्ट में शीरा, रम व चीनी पर सीमा शुल्क बढ़ाया गया। सीमा शुल्क को कठोरता से वसूलने का आदेश दिया गया। इसके प्रति उपनिवेशवासियों ने काफ़ी रोष था। स्टाम्प एक्ट में यह व्यवस्था की कि समस्त कानूनी पत्रों दस्तावेजों पर न्यूनतम 2 पेज का तथा अधिकतम 6 पाउंड का स्टाम्प लगाया जाए। प्रति व्यक्ति आर्थिक बोझ तो इस कानून से नहीं पड़ा था, किंतु जनता ने इसका सैद्धांतिक रूप से विरोध किया। एक नारा दिया गया, बिना प्रतिनिधित्व के कोई कर नहीं, नो टैक्स विदाउट रिप्रेजेंटेशन। अर्थात ब्रिटिश संसद जिसमें अमेरिकी बस्तियों का कोई प्रतिनिधि नहीं है, को अमेरिका पर करारोपण का अधिकार नहीं था। स्टाम्प एक्ट के विरोध में अक्टूबर 1765 में अमेरिका के 9 उपनिवेशों के प्रतिनिधियों का सम्मेलन स्टाम्प एक्ट कांग्रेस हुआ। यह अनेक कारणों से महत्वपूर्ण था। उपनिवेशवादियों ने पहली अंतर्महाद्वीपीय सभा का आयोजन किया। इसने औपनिवेशिक एकता को प्रोत्साहित किया। बिना प्रतिनिधित्व के कर लगाने के विरुद्ध तर्क प्रस्तुत किए गए। ग्रीनविले सरकार के पतन के बाद प्रधानमंत्री रॉकिंघम ने व्यापक जन विरोध को देखते हुए 1766 में स्टाम्प एक्ट को रद्द कर दिया, किंतु एक अन्य एक्ट पारित करके घोषणा की गई कि ब्रिटिश संसद को अमेरिकी उपनिवेशों के संबंध में कर लगाने का अधिकार है। इस घोषणा की भी अमेरिका के तीव्र प्रतिक्रिया हुई। अगला भड़काने वाला कदम टाउनशेंड कर योजना थी। टाउनशेंड, जो ब्रिटिश विलियम पिट सरकार में वित्त मंत्री था, ने विचार किया कि उपनिवेशी आंतरिक करों का तो विरोध करते किंतु बाहरी कर उन्हें स्वीकार्य होंगे। अतः उसने 1666 में 5 वस्तुएं, जिसमें चाय, शीशा, कागज़, सिक्का और धातु रंग पर सीमा शुल्क लगाया। उनका अमेरिकी इंग्लैंड से आयात करता था, किंतु
उपनिवेशवासियों ने इनको भी अस्वीकार कर दिया, क्योंकि अब वे इस सिद्धांत पर दृढ़ थे कि अंग्रेज संसद के किसी भी कर को नहीं देंगे। जगह जगह विरोध हुआ, किंतु बॉस्टन नगर में स्थिति सर्वाधिक खराब थी। 5 मार्च 1770 को यहाँ क्रूज जनसमूह सैनिकों में टकराव में 5 व्यक्ति मारे गए, जिसे बॉस्टन हत्याकांड कहा गया। तीव्र विरोध के परिणाम स्वरूप 1770 में टाउनशेंड करों को समाप्त कर दिया गया, किंतु चाय के नाम मात्र का कर रखा गया। किंतु लॉर्ड नॉर्थ इस योजना का भी अमेरिकावासियों ने नकार दिया, क्योंकि प्रश्न अब सिद्धांत का था। वे ब्रिटिश संसद के इस अधिकार को कतई स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि इन टाउनशेंड करों का अंग्रेजों का अमेरिकन के वासियों ने किस प्रकार विरोध किया और अंततः ये किस प्रकार से स्वतंत्रता संग्राम में परिणत हुआ। धन्यवाद।